गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इसके बारे में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए क्या साक्ष्य हैं, है ना। और हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे प्रॉपर्टी, मेंटल कोड, इन सब के बारे में पढ़ा। हमने भूकंप के बारे में भी देखा था, और भूकंप के प्रकार, भूकंप क्यों आता है, इसकी हानियाँ, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हमने हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने ज्वालामुखी में क्या होता है, कैसे इसमें विस्फोट होता है, इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो शुरू करने वाले हैं टॉपिक, वो है ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, अब हम देखते हैं ज्वालामुखी के क्या क्या प्रकार होते हैं। पहले है शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी किसे कहते हैं? देखिए, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। देखिए, हमने बेसाल्ट की बात कर ली थी कि बेसाल्ट किसे कहते हैं हमारी पिछली क्लास में। तब हमने देखा था कि आग्नेय चट्टानें जब लावा निकलता है, पृथ्वी पे आता है, उसके बाद जब वो ऐसे ही जमा हो जाता है ना, उसमें कोई और मिश्रण नहीं होता है। इसे हमने कहा था कि ये गैर रवेदार चट्टान होती है ना। तो बेसाल्ट को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इनके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। देखिए, हवाई द्वीप जो कि अमेरिका राज्य में है, और ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। और यहाँ हवाई द्वीप में ज्वालामुखी की बहुत बड़ी श्रृंखला है। ज्वालामुखी द्वीपों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। ये जो द्वीप हैं ज्वालामुखी से बने हुए हैं, इसमें कई ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, यानी आग्नेय चट्टान का जो बेसाल्ट चट्टानें होती है वैसे ये बने हुए होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा क्या होगा, अगर जैसे ज्वालामुखी में से जो लावा निकला है ना, वो बहुत ज़्यादा तरल था, पतला था, तो जैसे आज हम पानी को ज़मीन पे गिराएंगे तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, फटाफट ही फैल जाएगा, है ना। और जैसे हम किसी गाढ़ी चीज़ को हम ज़मीन पे फैलाते हैं, धरातल पे फैलाते हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें तीव्रता क्या रहेगी, कम रहेगी, और वो धीरे धीरे मतलब ज़मीन पे फैलेगा, है ना। तो वैसे ही ये ज्वालामुखी में क्या होता है कि जो लावा होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा तरल होता है, बहुत पतला होता है। इसके कारण ये ज़मीन पे फैल जाता है, तो उनका ढाल क्या होता है, तीव्रता कम होती है, जल्दी से फैल जाता है। तो उसमें ढाल में जो तीव्रता बनेगी भाई, एक अगर उसमें कुछ कण होंगे, पतला कम होगा, गाढ़ा होगा, तो वो एक प्रकार का ढाल बना लेगा, और फिर वो धीरे धीरे फैलेगा, है ना। और उसमें तीव्रता नहीं थी तो क्या हो गया, जल्दी से फैल गया, है ना। इसी कारण इन ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता है। अब वो जल्दी से फैला, तीव्र गति से फैल गया, तो इनका ढाल क्या होगा, बिल्कुल सपाट होगा, उनमें कोई प्रकार का ढाल, इस प्रकार का ढाल नहीं होगा। इस तरह निकास नालिका में पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। देखिए, जब ज्वालामुखी आता है, देखो हम जब इसकी आंतरिक संरचना पढ़ेंगे ज्वालामुखी के, तब हम देखेंगे कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ में से जहाँ में से ज्वालामुखी निकल रहा है, तो अंदर से कोई नालिका है, उसमें से जो लावा है वो क्या आ रहा है, ज्वालामुखी के जो फटेगा तब वो बाहर निकलेगा। अगर ये जो नालिका है, इसके अंदर अगर जैसे बारिश का जल है, कुछ भी अंदर चला जाए, तो जब विस्फोट होगा तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा विस्फोट होगा। अन्यथा क्या होगा, वो जो ज्वालामुखी में से लावा ऐसे ही निकलेगा। इन ज्वालामुखी में लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है। क्योंकि फव्वारे के रूप में क्यों आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला है ना, लावा बहुत ज़्यादा तरल अवस्था में है, इस कारण ये जो ज्वालामुखी है वो क्या होगा, एक फव्वारे के रूप में, और फिर पानी भी अगर आ जाएगा तो फिर विस्फोट होगा, और फिर फव्वारे के रूप में बाहर आएगा। आप लोगों ने कभी टीवी में देखा होगा, हमें ज्वालामुखी के बारे में दिखाते हैं बहुत बार कहीं भी, तब उसमें आपने देखा होगा कि कैसे ज्वालामुखी कभी फव्वारे के रूप में आग निकलती रहती है, उसमें से राख, कई गैसें निकलती रहती है। इस प्रकार ज्वालामुखी बाहर आता है। निकास पर एक शंकु बनाता है, जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। देखो, शंकु आपने देखा होगा, है ना। शंकु कैसा होता है, इस प्रकार के
इस प्रकार का शंकु होता है, तो ये आकृति ज्वालामुखी पर्वत पे बन जाती है। ठीक है, और अगर ज़रूरी नहीं है कि ज्वालामुखी पर्वत से ही निकले, बहुत बार ऐसा होता है धरातल ऐसे होते हैं, पठारी रूप होता है। जब हम ज्वालामुखी के और बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तब कई दरारी रूप से भी निकलता है ज्वालामुखी, है ना, तो उसमें एक शंकु का ये एक प्रकार का रूप ले लेता है। अब देखो शंकु तो आप जानते हैं आकृति, आपने मैथ में गणित में पढ़ी है कि शंकु की आकृति ऐसी होती है। तो ये आकृति कहाँ बन जाती है, पर ऊपर स्थिति पे बन जाती है, जैसे जहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है ना, वहाँ पे इस प्रकार की आकृति बन जाती है। ठीक है, अब देखो सिंडर शंकु क्या होता है कि ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो उसके अंतर्गत लावा की मात्रा तो कम निकलती है और राख ज़्यादा निकलती है। तो जिस प्रकार के जो शंकु का निर्माण होता है उसे क्या हम बोलते हैं, सिंडर शंकु कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, सिंडर शंकु बोलेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि भाई सिंडर शंकु जिसमें लावा की मात्रा कम होती है, उद्गार के समय जो लावा निकलता है वो कम निकलता है और राख ज़्यादा निकलती है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी नोट करते जाइएगा, और मैं ये लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ आपके बुक में नहीं है और भी है जिससे आपको थोड़ी इसको समझने में और सही रहेगा, वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखो ये जो सिंडर ज्वालामुखी है, देखो ये है ना ऊपर शंकु जैसा बना हुआ है, ये चित्र है शील्ड ज्वालामुखी का, किसका, सॉरी सिंडर का नहीं है, शील्ड ज्वालामुखी का। और सिंडर ज्वालामुखी की उसमें क्या निकल रहा है, लावा कम निकल रहा है और लावा कम निकल रहा है और राख ज़्यादा निकल रही है, उसको हम बोलेंगे सिंडर ज्वालामुखी। और ये शील्ड ज्वालामुखी अपन ने भी पढ़ा था ना कि भाई ये हवाई द्वीप में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और क्या है, बेसाल्ट से बने हुए होते हैं। बेसाल्ट का मतलब आग्नि चट्टाने से बने होते हैं। ये है शील्ड ज्वालामुखी। इसका देखिए ये एक इमेज है, और देखो ये शंकु वजह से बना हुआ ना, ये शंकु जैसा बन गया भाई। अंदर हम देखेंगे तो ये शंकु जैसा ही है, नीचे से, है ना, तो ये प्रकार शंकु जैसा इसका निर्माण हुआ है। अब दूसरा ज्वालामुखी आता है, वो है मिश्रित ज्वालामुखी। देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारा आपकी बुक में से है, अदर से मैं आपको बता दी कुछ भी ज्वालामुखी बारे में, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैम जो बता रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपके सारे बुक में से ही ये लैंग्वेज निकाली है और उसमें से ही मैं बता रही हूँ। मैं आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, मैं आपको अदर और इनके नोट्स भिजवा दूँगी। अब मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहते हैं वो देखिए। इन ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे, शांत व गाढ़ा या चिपचिपा, मतलब कैसे होंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि जो बेसाल्ट वाले थे वो क्या थे, बिल्कुल तरल मात्रा में थे, इसलिए वो फटाफट फैल गए, उनमें क्या ढाल नहीं बना था कोई भी, है ना। और ये कैसे हैं, ये हैं थोड़े से गाढ़े और चिपचिपाहट ज़्यादा है। और जो वो हमने पढ़े थे ना कि कौन सा, शील्ड ज्वालामुखी, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये बिल्कुल तरल मात्रा में थे, है ना, तरल मात्रा में थे और ये फव्वारे के रूप में निकल रहे थे। अगर इसमें पानी चला जाता है तो ये कैसे निकलेंगे, विस्फोट के रूप में बाहर आएगा, है ना। देखो ये बना है शंकु का, शंकु जैसा इसका आकार दिख रहा है आपको, है ना। तो इस प्रकार से इनकी क्या स्थिति है, इनके जो अंदर से लावा निकलेगा वो कैसा था, बिल्कुल थोड़ा गाढ़ा है। शील्ड का कैसा था, पतला था बिल्कुल। इनका जो लावा है वो गाढ़ा है और चिपचिपा है। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इसमें लावे के साथ भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ राख भी धरातल पर पहुंचती है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमा मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। अब देखिए क्या है कि हम शील्ड ज्वालामुखी से अगर इसकी तुलना करें तो उसका जो लावा था वो बहुत ज़्यादा पतला था और इसका जो लावा है वो कैसा है, गाढ़ा और चिपचिपा है। पहले बात तो अब देखो जो गाढ़ी चीज़ निकलेगी, अगर आज हम गाढ़ी चीज़ को फैलाते हैं धरातल पे तो वो धीरे धीरे फैलेगी और तरल चीज़ क्या होगी, फटाफट फैल जाएगी। तो इसमें क्या बन जाएंगे, ढाल इसके क्या होंगे, त्रिव होंगे। इस प्रकार से आकृतियाँ बना बना के निकलेगी और वो फटाफट फैल गई, उनमें ढाल बिल्कुल भी नहीं था। पहली बात। एक बात हमने कहा था कि एक हमने सिंडर ज्वालामुखी में बात करी थी, तब हमने कहा था कि लावे के साथ क्या निकल रहा है, राख भी निकल रही है और इसमें विस्फोट नहीं था। किसमें,
किस ज्वालामुखी में? शील्ड ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता था। हमने कहा था कि अगर इसके अंतर्गत पानी भर जाता है ना, यहाँ पे अगर पानी भर गया तो वो क्या होगा, थोड़ा सा विस्फोट करके निकलेगा। हमने ये इसके ऊपर एक हमने पोजीशन रखी थी। अगर पानी चला जाता है नालिका के अंदर, अंदर नालिका है जिसमें से क्या निकल रहा है, उसमें से ही निकल रहा है लावा। अंदर नालिका बनी हुई है, उसमें से लावा निकल रहा है ना। अगर उसमें पानी चला जाएगा तो ही विस्फोट होगा, परंतु इसमें जो विस्फोट होगा, विस्फोट के द्वारा ही लावा निकलेगा। और साथ में जो राख है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के कारण राख भी हुई है, गैसें भी बनी है ताप और दाब के कारण, तो वो इसके अंदर वो भी निकलेगी। और क्या, बहुत ज़्यादा गड्ढा है, वो जो था शील्ड ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा पतला था, तो वो फटाफट निकल गया। गाढ़ी चीज़ क्या होगी, जमती हुई जाएगी, जमेगी नहीं जमेगी। आज हम गाढ़ी चीज़ को कोई भी है उसको धरातल पे फैलाएंगे तो वो जम जाती कई जगह। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जो निकास नली है इनकी, उसके अंदर क्या होगी, वो जमते हुए फिर बाहर निकलेगी। देखिए ये इसके अंतर्गत ये मिश्रित ज्वालामुखी का हमें एक हम पिक देख रहे हैं। इस प्रकार मिश्रित ज्वालामुखी में लावा बाहर निकल के आएगा और इस प्रकार की वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, हमने ज्वालामुखी के दो प्रकार पढ़ लिए। एक पढ़ा है हमने शील्ड ज्वालामुखी, दूसरा पढ़ा है हमने मिश्रित ज्वालामुखी, और एक हमने सिंडर शंकु क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब है एक ज्वालामुखी कुंड। अब ज्वालामुखी कुंड किसे कहते हैं वो देखिए आप। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोट ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए ग्रत लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। देखिए देखो मैं आपको पहले बताती हूँ कि सबसे पहले जैसे ज्वालामुखी कुंड कैसे बनेगी। कि भाई कोई ज्वालामुखी है, जब उसमें विस्फोट हुआ तो इतना भयंकर विस्फोट होता है कि वो वहाँ की जो नीचे जहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है ना, वो चीज़ क्या हो जाएगी, नीचे धंस जाएगी, नीचे धंसेगी। नीचे धंस जाने के बाद फिर क्या होगा, ज्वालामुखी में से लावा निकला, फिर वो लावा क्या हो गया, शांत हो गया। बाद में वो थोड़े समय बाद वो शांत हो जाता है ना, फिर बाद में होगा विस्फोट। और कई ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें लगातार विस्फोट होता ही रहता है। जैसे उसमें शांत हो गया, फिर जब नीचे धंसा तो इसको हम बोलते हैं कोल्डेरा ज्वालामुखी, है ना, कुंड बन जाते हैं ऊपर। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, फिर उसमें कई दिनों तक वापस विस्फोट नहीं होता है। और जैसे बारिश आई तो वो पानी इसके अंतर्गत चला जाएगा, तो ये बड़े बड़ी झीलों का निर्माण ले लेता है। इसे कोल्डेरा भी कहते हैं। कोल्डेरा झीलें बनी होती है मैक्सिको में इस प्रकार की। मैक्सिको है अपने अमेरिका में, वहाँ पे इस प्रकार की झीलें बनी हुई है। ठीक है ना। तो ज्वालामुखी कुंड कैसे बने, एक बार वापस मैं दोहरान कर रही हूँ कि भाई इतना भयंकर विस्फोट होता है ज्वालामुखी उद्गार के समय कि वो जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ऊंचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे इतना विस्फोट हुआ कि वो ऊंचा नहीं गया और स्वयं क्या हो गया, नीचे धंस गया और एक कुंड का निर्माण ले लिया। अब ये ज्वालामुखी कुंड कोल्डेरा कहलाते हैं। ये विस्फोट रूप में बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन इनके लिए बहुत ही पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह होती है। अब देखो क्या हुआ, भयंकर रूप से क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जो इनका ऊंचा उठा हुआ हिस्सा था वो विस्फोट बहुत तेज होने के कारण नीचे धंस गया। ठीक है। अब इसके अंदर से जो लावा निकला, अंदर था जब तक तो क्या कहलाया, मैग्मा कहलाया। जैसे वो बाहर आया तो उसको हमने क्या बोल दिया, लावा बोल दिया। अब इतना लावा तेज होता है कि एक अलग अपना एक पहाड़ी बना लेता है लावा जमा हो के, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, विस्फोट होने के बाद जब शांत हो जाता है विस्फोट, ज्वालामुखी शांत हो जाता है, तब वो जो बड़ा कुंड जैसा बन जाता है। जब वो अंदर धंसा तो वो एक कुंड जैसा बन गया, तो उसे हम बोलते हैं कोल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। जब बारिश आती है बाद में तब उसमें पानी भर जाता है तो कई झीलों का निर्माण कर लेता है। हमारे देश में विदेश में भी इस प्रकार की झीलें बनी हुई है। तो जो ये है मैक्सिको में इस प्रकार की एक झील बनी है जिसे हम कोल्डेरा कहते हैं। एक होती है कैटर झील, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो, आपने नहीं पढ़ा होगा मैं बताती हूँ। कैटर झील क्या होती है, एक तो होती है कोल्डेरा झील। जैसे कोल्डेरा
कोलडेरा, हमारे जो माउंट आबू है ये भी कोलडेरा का ही एक उदाहरण है। बहुत सदियों पहले, शताब्दियों पहले बनी हुई झील है ये। और जो देखो इसके अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। तो कैटर झील क्या होती है, जब उल्कापिंड जब धरती के ऊपर आके गिरते हैं, पृथ्वी पे आके गिरे तो वो इतनी स्पीड से गिरते हैं कि नीचे एक गड्ढा बना लेते हैं, है ना। एक क्या बना लेते हैं, गड्ढा बना लेते हैं। अब जब वो गड्ढा बन गया, अब एक गड्ढे जैसा एक बहुत विशाल गड्ढा बन जाता है। अब बारिश का पानी आके उसमें भर जाएगा तो उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, एक झील का निर्माण हो जाएगा, है ना। ऐसी जो कैटर झील है जो कि उल्कापिंड गिरने से बनती है, हमारे जो महाराष्ट्र में एक लोनार झील, आपने कभी नाम सुना होगा, वो लोनार झील कैटर झील का एक उदाहरण है। ठीक है, तो हमने ज्वालामुखी कुंड के बारे में पढ़ लिया है। हमने ज्वालामुखी के प्रकारों में हमने एक तो पढ़ा शील्ड ज्वालामुखी किसे कहते हैं, एक हमने पढ़ा शील्ड ज्वालामुखी पढ़ा, एक हमने पढ़ा मिश्रित ज्वालामुखी, और एक हमने पढ़ा जो है वो है ज्वालामुखी कुंड, है ना, कोलडेरा जिसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा लेसन चल रहा है, जीके से संबंधित है। और ज्वालामुखी के बारे में जो हमारी अगली क्लास है उसमें हम इसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।